Rock University of Science and Technology. एजुकेशन डिपार्टमेंट को, एसीएस एजुकेशन और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। लगता है वर्ष भर में ये पहला बड़ा कार्यक्रम है एनईपी को लेकर के। अंतोनी जी ने कविता बनाई कि मैंने कहा मैं भी 2 लाइन लिख देता हूँ। इस तरह में लिखा कि शिक्षा के असर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। तो आपने कहा उसी को मैंने दूसरे भाषण में। मित्रों, 29 जुलाई को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 5वीं वर्षगांठ थी। पिछले 5 वर्षों में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने स्कूल तथा हायर एजुकेशन के परिदृश्य में काफी कुछ बदलाव किया है और अब जरूरत है कि हमें विचार करना चाहिए जहां तक हमें पहुंचना चाहिए था हम पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए। डॉक्टर दिनेश सिंह जी ने उसका संकेत मुझे लगता है अपने उद्बोधन में दिया है। स्वाभाविक रूप से जो कुछ हमें हासिल करना था, एक ऐसे हॉलिस्टिक और इंक्लूसिव फ्यूचर रेडी एजुकेशन सिस्टम हम जम्मू कश्मीर में बना सके। जब हम खुद आत्मावलोकन करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, तब हमें ईमानदारी से समझ में आता है कि हम कहाँ पहुंचे हैं। इन वर्षों के परिवर्तन का अगर तुलनात्मक अध्ययन हम करें तो निश्चित रूप से ये तो हमें समझ में आएगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के कारण जो परिवर्तन स्कूल एजुकेशन में और हायर एजुकेशन में हुए हैं पहले शायद ये नहीं हो रहे थे। लेकिन ये भी हमें समझ में आएगा कि वास्तव में जो परिवर्तन हम करना चाहते थे हम उसका ईमानदारी से मूल्यांकन करें वो हम कर पाए या नहीं कर पाए। और इसलिए कोई भी विचार करेगा तो 21वीं सदी की सबसे बड़ी शिक्षा क्रांति नीति हो सकती है, क्योंकि पहली बार एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी हमें मिली है जिसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो एजुकेशन सेक्टर को देश के एस्पिरेशन के साथ अलाइन करने में सहयोग कर सकती है। मैं डॉक्टर कस्तूरी रंगन साहब की पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूँ। एक बार संवाद के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाने में लगभग 5 वर्ष से ज्यादा समय लगा। लाखों स्टेक होल्डर्स के सुझावों का निचोड़ लेकर के ये डॉक्यूमेंट तैयार हुआ था और इसलिए ये पहली ऐसी शिक्षा नीति है जिसमें साझा राष्ट्रीय दृष्टिकोण की परिलक्षित होता है और जिसे हम गर्व से कह सकते हैं कि यह व्यक्तिगत विकास और राष्ट्रीय विकास की आधारशिला भी हो सकता है। मैं ये बात जरूर कह सकता हूं कि विकसित भारत की यात्रा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे महत्वपूर्ण ड्राइवर हो सकता है। एक ऐसे एजुकेशन सेक्टर को काफी हद तक डेवलप करने में सफल हो सकता है जो न केवल नॉलेज प्रदान करे बल्कि अमृत पीढ़ी के चरित्र निर्माण के साथ साथ हमारे बच्चों के संस्कार संवैधानिक मूल्यों को भी स्थापित कर सकता है। अगर स्कूल एजुकेशन के क्षेत्र को देखें तो इसमें भी अनेक बदलाव हुए हैं, कई क्रांतिकारी निर्णय हुए। आधुनिक युग की जरूरतों के अनुसार पीएम श्री योजना के अंतर्गत स्कूलों का अपग्रेडेशन, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा, वास्तुकला, बच्चों को खेल खेलने और गतिविधियों के माध्यम से
सिखाने की परंपरा ये रिवाइव करने का प्रयास प्रारंभ हुआ है। इसके अलावा कम से कम क्लास 5th तक के छात्रों को मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा मदर टंग और रीजनल लैंग्वेजेस में शिक्षा देने का प्रोत्साहन मिले, ये कोशिश हो रही है। समान और समावेशी शिक्षा पर बल दिया गया है और बच्चों में कैसे साइंटिफिक टेम्पर विकसित कर सकते हैं इसके लिए भी काफी, चाहे वाटर स्प्रिंकलिंग लैब हो, स्किल बेस्ड एजुकेशन की इम्प्लीमेंटेशन हो, मुझे लगता है कि एक उज्ज्वल भारत की मजबूत नींव रखने का प्रयत्न हो रहा है। हायर एजुकेशन में अभी चर्चा हुई, डायरेक्टर हायर एजुकेशन ने प्रेजेंटेशन में भी कहा कि डिजाइन योर ओन डिग्री का जो कार्यक्रम जम्मू कश्मीर के कई विश्वविद्यालयों ने प्रारंभ किया, उसकी चर्चा पूरे देश में है। कुछ वर्ष पूर्व तक शायद हमारी कल्पना में भी ये नहीं था कि ऐसा प्रोग्राम हम कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट तो सोच भी नहीं सकता था कि वह स्वयं अपना करिकुलम तय कर पाएगा, स्पेशलाइजेशन, माइनर्स, मेजर सब्जेक्ट्स, अपने स्किल और इंटरेस्ट, अपनी रुचि के अनुसार वो सेलेक्ट कर पाएगा। ये शायद यहाँ का स्टूडेंट या देश का स्टूडेंट तो पहले नहीं सोचता। मैं डॉक्टर दिनेश सिंह जी और उनकी पूरी टीम को साथ साथ अपने सभी वैष्णव को हृदय से साधुवाद देता हूँ। ये नए आइडिया इनोवेशन है। इस इनोवेटिव काम के द्वारा मैं मानता हूँ कि हर एक स्टूडेंट के सक्सेसफुल प्रोफेशनल कैरियर की नींव तैयार हो रही है। एप्लीकेटिव लर्निंग, स्किल एनहांसमेंट, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज को प्रमोट करने का प्रयत्न हो रहा है तथा साथ ही साथ हमारे यूथ के लिए एक ऐसा वातावरण, एनवायरनमेंट तैयार हुआ है जो बदलते परिवेश के मुताबिक ग्लोबल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल तथा टेक्निकल इशू पर निरंतर उनका मार्गदर्शन कर सकेंगे। एक कहानी मुझे याद आ रही है, पहले भी मैंने सुनाया है। तानसेन का नाम आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना है। तानसेन बड़े प्रसिद्ध गायक थे, संगीतज्ञ थे। अकबर के दरबार में वो संगीत बजाते थे, गायन भी करते थे और अकबर तल्लीन हो जाते थे। एक बार सम्राट अकबर ने उनसे पूछा कि तानसेन, तुम इतने बड़े संगीतज्ञ हो, इतना बढ़िया बजाते हो, गाते हो, तुम्हारा गुरु कौन है? क्या तुम मुझे अपने गुरु से मिला सकते हो? तो तानसेन ने कहा, साहब हमारे गुरु यहाँ आपके दरबार में नहीं आएंगे, इसलिए अगर उनसे मिलना है तो आपको अपने महल से निकल करके चलना पड़ेगा। तय हुआ और तानसेन और सम्राट अकबर रात के अंधेरे में दोनों गए नदी के किनारे। तानसेन के जो गुरु थे पंडित हरिप्रसाद, अंधेरी रात में तल्लीन थे, अपने संगीत में रमे हुए थे। दूर से देखा इन लोगों ने और संगीत को सुनने के बाद अकबर भी रो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू था और तानसेन की आंखों में भी आंसू था। लौटने लगे लोग तो तानसेन ने कहा कि, अकबर ने कहा कि तानसेन, तुमको मैं बहुत बड़ा संगीतज्ञ मानता था, लेकिन आज जो मैंने देखा तुम्हारे गुरु को, तो मुझे लगता है कि अभी तुम वहां तक पहुंच नहीं पाए। कारण क्या है? हमारे इतने विद्वान गुरु, इतने बड़े संगीतज्ञ। उसने कहा, आप देखिए, मैं कुछ पाने के लिए संगीतज्ञ बना हूं आपके दरबार में, और हमारे गुरु सब कुछ पा चुके हैं और वो किसी दरबार के मोहताज नहीं है। हमारी व्यवस्था ऐसी है कि तानसेन हमें चाहिए लेकिन हरिप्रसाद नहीं चाहिए। अब अगर हम ऐसा कर सके कि नहीं, पंडित हरिप्रसाद जैसे लोग भी हमारी शिक्षा के सिस्टम, एजुकेशन के सिस्टम में सम्मान पूर्वक रह सके, तो यकीन मानिए कोई दुनिया की ताकत हमारे इस लक्ष्य को प्राप्त करने में रोक नहीं सकेगी। लेकिन हमें अपना माइंडसेट बदलना है। हम चाहते हैं कि हम सब कुछ करें, लेकिन अवरोध हम ही खड़ा करते हैं। मुझे लगता है ये मेरे अंदर भी है, सबके अंदर होगा, कुछ लोगों में ना हो। मैं समझता हूँ कि अगर हम वास्तव में देश
को चाहते हैं और राष्ट्र के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी है, तो खुद से हमें ये सोचना होगा कि हमें मानसिंह की जगह पंडित हरिप्रसाद साहब को कैसे क्षमतापूर्वक काम करने का अवसर दिया जाए। प्रधानमंत्री जी की दो बातें मुझे ध्यान में आती हैं जो मैं एनईपी के 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर आपके समक्ष रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को युग निर्माता और समाज निर्माता तैयार करने, और दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि मन की रचना किताबों से नहीं होती, बल्कि हमें वैसा वातावरण एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। मैं समझता हूं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में प्रधानमंत्री जी की दोनों बातें पूरी तरह प्रतिबिंबित होती है। जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में मैं जरूर कह सकता हूं कि हायर एजुकेशन सेक्टर में एक नया वातावरण तैयार करने में काफी हद तक कम से कम यूनिवर्सिटीज में हम सफल हो गए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आने के महज कुछ दिनों बाद ही मैं जम्मू कश्मीर आया था, 7 अगस्त 2020। कोविड पैंडेमिक की बड़ी चुनौती हमारे सामने थी, लेकिन उस दौरान भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन की तैयारी शुरू की गई और 20 और 21 सितंबर को श्रीनगर में और जम्मू में 2 बड़े वर्कशॉप आयोजित किए गए। मैं दोनों समारोहों में मौजूद था। एक में प्रोफेसर कस्तूरी रंगन साहब खुद एक वर्कशॉप को संबोधित कर रहे थे और दूसरे को यूजीसी के चेयरमैन जो पहले थे वो थे और अनेक एकेडमिशियन देश के आए थे। उस समय मैं कह सकता हूं कि टेक्निक वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के बीच जो दीवारें हैं वो कैसे ध्वस्त हो सकती है, थोड़ा बहुत कल्पना उन के दिमाग में उसके द्वारा आई थी और ये भी समझ में आया था कि तभी एजुकेशन सिस्टम देश के एस्पिरेशंस के साथ अलाइन हो सकता है। इस काम को काफी हद तक हमारे यूनिवर्सिटीज ने, एजुकेशन ने पूरा किया है, लेकिन सफर अभी बहुत लंबा है। अभी डायरेक्टर हायर एजुकेशन प्रेजेंटेशन दे रहे थे, 144 में से 144 में से 74 कॉलेजेस को नए इस सितंबर में जारी की गई NIRF रैंकिंग में नेशनल लेवल पर कश्मीर यूनिवर्सिटी ने 34th पोजीशन और जम्मू यूनिवर्सिटी ने 51st पोजीशन हासिल की। स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में कश्मीर यूनिवर्सिटी ने 8वां और जम्मू यूनिवर्सिटी ने 21st रैंकिंग हासिल की। एग्रीकल्चर साइंस की कैटेगरी में कश्मीर ने 7th और जम्मू ने 23rd पोजीशन हासिल की। वैसे ही इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भी मैं कह सकता हूँ कि कई दृष्टि से कई मानकों पर बहुत ही उत्कृष्ट और सराहनीय प्रयास किया है। मैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी मैं उनकी कठिनाई जानता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी मानता नहीं हूँ, यूनिवर्सिटी मेकिंग मानता हूँ। अब यूनिवर्सिटी बन गई है, चीफ सेक्रेटरी भी है और चीफ सेक्रेटरी है, मुझे लगता है कि अगर इन्हें यूनिवर्सिटी रियल में बनाना है तो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करके, अन्यथा यूनिवर्सिटी बंद कर देने में भी कोई बुराई नहीं। अन्य यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की रैंकिंग में भी काफी सुधार हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ जब तक टेक्निक वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड एक जैसे में नहीं दिखाई पड़ेंगे तब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता है। हमारा लक्ष्य यानी हमारा बचा हुआ टाइम, ये 2 महत्वपूर्ण बदलाव हो चुका है। पहली बात हमें समझनी होगी कि अमृत काल में ग्रोथ कॉलेज की डिग्री से नहीं बल्कि ह्यूमन कैपिटल के स्किल और वैल्यू से संचालित होने वाली। दूसरी बात, कोई भी स्कूल या कॉलेज ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाने का जोखिम नहीं उठा सकता जो आज विश्व और उसमें हो रहे बदलाव के संदर्भ में बिल्कुल इररिलेवेंट या अप्रासंगिक है।
मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। प्रेजेंटेशन में किस सब्जेक्ट में लोग नहीं मिल रहे हैं, क्या हमने ये विचार किया, उनके कारणों को जानने की कोशिश की, क्यों नहीं जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर कारणों को विचार करेंगे, कुछ सुझाव रास्ता डॉक्टर दिनेश सिंह जी ने बताया है, मैं समझता हूँ कि 2 दिन में इसके रास्ते पर भी हम लोग जरूर चर्चा करेंगे। और इसलिए एजुकेशन सेक्टर में इस तरह के जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना बड़ा जरूरी है, और सही तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन और होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो काम मैंने पहले ही कहा, डॉक्टर दिनेश सिंह जी की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर के हायर एजुकेशन काउंसिल और यूनिवर्सिटी ने किए हैं, अनेक पड़ाव हमने पार किए हैं, लेकिन अभी मंजिल अभी दूर है। आज इस कॉन्क्लेव में सभी स्टेक होल्डर्स उपस्थित हैं, इसलिए मैं अपनी ओर से कुछ बातें करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं सोचने की जरूरत है कि आज जो रिसर्च हो रहे हैं, क्या वो कोई नई आइडिया जनरेट कर रहे हैं, नए स्किल डेवलप करने का आधार क्या उनसे तैयार हो रहा है, या समाज के ज्ञान प्रवाह में कोई नया दृष्टिकोण हम दे पा रहे हैं। ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स और मैं बड़ा क्लोजली वॉच करता हूँ यूनिवर्सिटीज में जो हो रहा है। और अखबार में खबर मैंने पढ़ी थी, जम्मू कश्मीर में कई ऐसे विद्यालयों में जहाँ कोई विद्यार्थी नहीं है, 17 अध्यापक है। और मैं सुबह अखबार अवार्ड और लाइन पढ़ता हूँ, इस तरह की जानकारी मुझे है। तो मैं कह सकता हूँ कि शायद हम ऐसा नहीं कर पा रहे, कुछ सब्जेक्ट्स में होगा। मुझे लगता है इस दिशा में हमें एक मैकेनिज्म डेवलप करने की जरूरत है जो इस बात का ध्यान रखे और रिसर्च प्रोजेक्ट्स कैसे भविष्य उन्मुख हम बना सकते हैं। दूसरी बात जो मुझे समझ में आती है, सभी प्रोफेसर टीचर्स इनको साहसी होना बड़ा जरूरी है, और स्टूडेंट्स को साहसी बनाना हमको अभी उसी यूनिवर्सिटी में है, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस हमारे अंदर है, उसको हम कैसे खत्म करें। और साहसी होना, आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति। एक छोटा राज्य था, उसके राजा थे और उनको सूचना मिली कि अब जिस रिसर्च में कैसे सभी की रियलिटी प्रतिबिंबित न हो रही, जो प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग को प्रमोट न कर रहे, उन्हें क्या हमें चलाना चाहिए या बंद करना चाहिए, ये सोचने का समय आ गया है। क्योंकि रियल वर्ल्ड के एकेडमिक सिद्धांत से उनका लेना देना है या नहीं है। मैं मिशिगन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। उनका डिपार्टमेंट एक इंजीनियरिंग कंपनी की तरह ऑपरेट करता है। सभी टीचर्स प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह काम करते हैं और स्टूडेंट टीम में वर्कर्स की तरह काम करते हैं। सभी सब्जेक्ट वर्कशॉप में पढ़ाए जाते हैं। पीछे से मोटर चलने की आवाज आती है। रियल टाइम में स्टूडेंट्स को एकेडमिक थियरी और उसके प्रैक्टिकल के तौर पर सीखने का एक अवसर मिलता है। और ऐसे वातावरण से निकला एक स्टूडेंट न सिर्फ किसी कंपनी के लिए बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के लिए एक अनमोल हीरा साबित होता है। दूसरी एक बात मेरे ध्यान में आती है, पहले भी मैंने इसका जिक्र किया है, यूनिवर्सिटी और कॉलेज कैंपस मात्र किसी एक डिसिप्लिन में नॉलेज ट्रांसफर करने के माध्यम नहीं है। अभी तक बताया, मैं उसमें समय नहीं ज्यादा लगाऊंगा। सिर्फ इंफॉर्मेशन प्राप्त करने स्टूडेंट्स आपके कैंपस नहीं आते हैं, उसके पास आज इंफॉर्मेशन का बड़ा भारी भंडार है। मोबाइल फोन लगभग अधिकांश के पास है। वो अपनी जिज्ञासा क्यूरियोसिटी शांत करने आता है, अपना संदेह अपने डाउट मिटाने आता है, कुछ नया खोज करने आता है। वो कैंपस के इंटेलेक्चुअल नेटवर्क का हिस्सा बनने ही आना चाहता है और स्टूडेंट्स को अक्रॉस द डिसिप्लिन सोचने का अवसर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, ये हमारे लिए विचार का विषय है। वही कैंपस भविष्य में प्रासंगिक होंगे जो स्टूडेंट्स की नई खोज, कुछ नया विजन प्राप्त करने की भूख को
बढ़ा सके और शांत कर सके। इसी भावना के साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच पर जम्मू कश्मीर में काम काफी हुआ है। इसे और इंटेंसिफाई करने की जरूरत है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कुछ वर्ष पहले 1500 बिजनेस लीडर्स का एक सर्वे किया। सर्वे का सवाल ये था कि कौन से दो सब्जेक्ट्स कॉलेज और यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में आते हैं। सर्वे का जो रिजल्ट था वो बड़ा चौंकाने वाला था। पहला सब्जेक्ट टेक्नोलॉजी और दूसरा था कल्चर। और ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। उन दो विषयों की ओर इशारा कर रहा है जो भविष्य में मानवता के लिए बड़े जरूरी होंगे, आवश्यक होंगे। हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि बड़ी कंपनी सिर्फ तकनीक से नहीं बनती, बल्कि उनके कल्चर का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक बड़े मशहूर राइटर थॉमस फ्रीडमैन, उन्होंने लिखा कि विश्व की दो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, डिजाइन, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स और आर्ट ने मिल करके बनाया है। मैं मानता हूं कि चाहे साइंस हो या ह्यूमैनिटीज की डिग्री हो, इन दोनों के दो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। पहला, स्टूडेंट के व्यक्तिगत खोज की राह को आसान करना और दूसरा, उनके प्रोफेशनल एक्सीलेंस का मजबूत आधार तैयार करना। इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करिकुलम, प्रैक्टिकल और इनोवेटिव अप्रोच ये बड़ा आवश्यक है। और इसलिए सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को टाइम बाउंड मैनर में डिजाइन और ऑन डिग्री जैसे इनोवेटिव प्रोग्राम कितना जल्दी से जल्दी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हो सकता है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के मन में भी इसको लेकर के कुछ सवाल होंगे, कुछ संदेह होंगे। उसके लिए अनेक हमारे वाइस चांसलर्स हैं जो मार्गदर्शन कर सकते हैं। हम अपने अपने कॉलेजेज में एक डेडिकेटेड टीम बना सकते हैं जो स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के सवालों का जवाब दे सकती हो, समाधान कर सकती हो उनके संदेह का। मैं समझता हूं कि विभिन्न कारणों से जिस प्रकार आज पूरी दुनिया में परिवर्तन देखा जा रहा है, उस स्थिति में डिजाइन योर ओन डिग्री मैं मानता हूं कि आने वाली पीढ़ी का सबसे सशक्त टूल और सपोर्ट सिस्टम साबित होने वाला है। ये सिर्फ डिग्री नहीं है, बल्कि स्टूडेंट की इंडिविजुअलिटी के मुताबिक उसे प्रोडक्टिव बनाने का सबसे महत्वपूर्ण जरिया इसे मैं मानता हूँ। और इसलिए आज यहाँ उपस्थित सभी स्टेक होल्डर्स मैं अनुरोध करना चाहूंगा इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या जरूरी स्टेप्स हैं और टाइम बाउंड मैनर में इसे कैसे हम पूरा कर सकते हैं। हम देख रहे हैं आज बदलाव की तेज गति, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, फ्लेट टैरिफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते पेनिट्रेशन जैसे अनेक मुद्दों की वजह से विश्व के बड़े बड़े कैंपस में सवाल पूछे जा रहे हैं कि साहब हायर एजुकेशन सेक्टर का भविष्य क्या होगा। और ईमानदारी से देखें हम आज इस विषय पर भविष्यवाणी करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। टीचर्स, प्रोफेसर्स, वाइस चांसलर्स पूरे विश्वास के साथ ये नहीं कर सकते। वो क्लासरूम में जो पढ़ा रहे हैं उसमें हर वर्ष कितना परिवर्तन करना। तो ये रेगुलर चलने वाला काम हमने बना लिया और कहते करता सब किसी को पढ़ाएंगे, तो इससे काम नहीं होने वाला। आजकल ये भी कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स को टीचर्स और उनके पेरेंट्स बेहतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एल्गोरिथम मालूम है और वो एल्गोरिथम की आने वाले कुछ वर्षों में इतना परिवर्तन लाने वाला है कि 10 साल बाद के भविष्य और विश्व के स्वरूप के बारे में शायद भविष्यवाणी करने में भी कोई समर्थ नहीं है। मैं आज ये बात कहना चाहता हूँ, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना भी पेनिट्रेशन क्यों न हो जाए, आने वाले भविष्य में कॉलेज, यूनिवर्सिटी कैंपस में क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी और दो अन्य पहलू प्रॉब्लम सॉल्विंग
और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कभी भी इररिलेवेंट नहीं होने वाली। और यही वो सिद्धांत है जो हर एक स्टूडेंट को नए आइडियाज, नए इनोवेशन के लिए प्रेरित कर सकते हैं, बल्कि स्टूडेंट्स को परिवर्तन के अनुसार खुद को रीइन्वेंट करने के लिए भी साधन मुहैया करा सकते हैं। और इसलिए कैंपस में हो रहे परिवर्तन में इस बात का विशेष ध्यान हमें रखना होगा, केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि स्टूडेंट्स को क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी की कैपेबिलिटी हम कैसे दे पाए। टेक्नोलॉजी में हो रहे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक डिजाइनर को क्लासरूम डिजाइन बनाने का एक ऑर्डर मिला। कॉलेज के प्रिंसिपल साहब ने कहा उसे अपने ऑफिस में वो डिजाइन लगानी है, जिसे देख करके 2050 का क्लासरूम कैसा होगा ये हम सोच सकें या लोगों को बता सकें। करने की जरूरत है ताकि आज का स्टूडेंट फ्यूचर का बेहतरीन प्रोफेशनल बन सके, विकसित भारत के निर्माण में अपनी पूरी क्षमता का योगदान दे सके। मैं समझता हूँ मोटे तौर पर जो मुझे समझ में आया मैंने वो बातें कही हैं। जो हमारे हायर एजुकेशन की समस्या है, मुझे लगता है इसकी चर्चा भी 2 दिन में उनकी होनी चाहिए, क्योंकि जो समस्याएं हम नहीं समझते हैं तो समाधान भी नहीं निकलता है। और कभी कभी लिहाज में हम सोचते हैं कि सर चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, डी साहब बैठे हैं, हम कैसे कहें, वैसे हम सब साहब हैं, ये एसीएस हायर एजुकेशन क्या सोचेंगे तो सोचेंगे। लेकिन अगर वास्तव में जम्मू कश्मीर के हायर एजुकेशन लैंडस्केप को हमें बदलना हम चाहते हैं और विकसित भारत की यात्रा में जम्मू कश्मीर के योगदान को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो मेरा अनुरोध होगा साथी जी इस पर खुल करके चर्चा हो, उसे नोट किया जाए। जो समाधान हम कर सकते हैं, मैं जानता हूँ कि सबका समाधान नहीं, क्योंकि हम जब विशलिस्ट बनाते हैं तो ऐसी चीजें डाल देते हैं कि अब सब आएगी। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए, सुझाव देते समय। मुझे लगता है कि इस दृष्टि से हमें विचार करना चाहिए और 2 दिन में जो फ्यूचर रोड मैप हम बनाएं उसकी टाइमलाइन भी अगर हम तय कर सकें और केवल तय नहीं कर सकें बल्कि एक समय सीमा बना सकें कि 2 महीने 3 महीने में शुरू करेंगे, जो हमने लक्ष्य तय किया उसमें कहाँ तक पहुंचे, कमी रह गई तो क्यों रह गई, उस कारणों पर विचार करें। रिसोर्सेस की शेयरिंग बड़ी जरूरी है इस मामला में। किसी यूनिवर्सिटी के पास कुछ होगा, हर यूनिवर्सिटी के पास सब कुछ हो जाए, मैं समझता हूँ ये संभव नहीं। एक दूसरे के साथ मिलकर के और अनेक भारत सरकार के भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उनसे भी हम सहयोग ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये बातें हम कर सके तो निश्चित रूप से आगे बढ़ सकेंगे। कुछ लोग हैं जो राष्ट्र के नाम ही संदेश देते हैं, मुझे लगता है कि उनकी बातों पर तो ध्यान देने की जरूरत नहीं, कि हमें अपना काम करना चाहिए। राष्ट्र के संदेश देने वाले लोगों का काम है अपना राष्ट्र के नाम संदेश देना। हमारा लिमिटेड ऑब्जेक्टिव ये है कि एजुकेशन सेक्टर को कैसे हम जम्मू कश्मीर के पूरी तरह से एडीपी के अनुकूल बना सके, ताकि आने वाले दिनों में देश में निश्चित रूप से हम गर्व से प्रसन्नता पूर्वक कर सकें। एनईपी को हमने सही मायने में इम्प्लीमेंट किया है, कागजों में नहीं, व्यवहारिक रूप से। इतनी ही बात करते हुए आयोजन के लिए मैं एजुकेशन की पूरी टीम और जिन लोगों ने भी इस आयोजन में हिस्सेदारी की है